हेलो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमने झारखंड बोर्ड का जो मॉडल सेट है उसका फर्स्ट सेट का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेन हम वीडियो डाल चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं सेट 2 मॉडल सेट 2 का 1 to 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अगर आपको बेहतर लगे तो आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि इन द सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग से, यानी ये एक्स और वाई ये इसी का कोई नंबर है ना। तो कहता है कि ये जो रिलेशन है आर, ये एक्स का वैल्यू हमेशा वाई से क्या है, छोटा है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। फिर मेरा हो जाता है 2 3 2 4 2 5, फिर मेरा होता है 3 4 3 5, फिर मेरा होता है 4 5। अब इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं बनेगा। रिलेशन में ये होता है कि हमेशा देखिए 2 से 1 छोटा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अभी कहता है रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, क्या है ना। तो देखिए आपका रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आप देखिए कि अगर इसमें रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 बिलोंग का होना चाहिए, तो इसमें है ही नहीं, है ना। 1 1 नॉट बिलोंग्स आर, यानी 2 2 भी नहीं, 3 भी नहीं। सिमेट्रिक में जाते हैं तो 1 2 है तो 2 1 कहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। 1 3 है तो 3 1 भी नहीं मिल रहा है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए 1 2 है तो 2 4 है, 1 2 के बाद 2 3 है तो 2 2 कैंसिल, 1 3 है ना। 1 2 बिलोंग्स आर, 2 3 बिलोंग्स आर, देयरफॉर 1 3 बिलोंग्स आर। ये सारा है इसमें, है ना। 1 2 है, 1 3 भी है, सॉरी 1 2 2 3 है तो 1 3 है, ठीक है। फिर देखिए आपका 1 2 2 4 है तो 1 4 भी है। इस तरह सब है तो ट्रांजिटिव फॉलो करेगा इसमें, है ना, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड प्रॉब्लम इसमें कहता है कि a इक्वल टू 2 4 6 8 है एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन a आर इक्वल टू 2 4 4 2 4 6 6 4 है। तो यह देखिए, तो ये कहता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ना, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं चूँकि 2 2 नहीं है, इसमें 4 4 नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए है कि 2 4 है तो 4 2 है ना। ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स आर, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स आर। नाउ सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ठीक है। 4 6 6 4 है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 है सेट 2 का। ए इक्वल टू पी क्यू आर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों अगर किसी रिलेशन में है, अवेलेबल है, तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू है, क्यू आर है, बट पी आर भी है ना। तो ये तो ट्रांजिटिव हो जाता है। चलिए ये ट्रांजिटिव हो गया, बट पी पी नहीं है इसमें, है ना। चलिए ये तो इसमें ट्रांजिटिव है आपका। एक नंबर के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक पी क्यू क्यू आर नहीं है, ये भी नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। फिर 2 के लिए आइए। 2 में जो है आर क्यू है, आर पी है, आर क्यू क्यू आर, आर आर, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। पीपी तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में आर क्यू क्यू आर, ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ये है मेरा रिफ्लेक्सिव, पीपी क्यू क्यू आर आर है, ये तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आपका पीपी क्यू आर, पीपी पी क्यू, तो पी क्यू भी नहीं है ना। तो ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए कि इक्विवेलेंस होने के लिए कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो कि इक्विवेलेंस, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4th प्रॉब्लम देखते हैं। इफ एफ रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी है रियल से रियल में जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है तुम्हारा, कौन सा फंक्शन है, देखिए ये एफ पर डिफाइंड है ना। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये जो है दूसरा फंक्शन है, ये जी है ना।
तो यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, ठीक है, ये एफ है। तो ये अब देखिए कहता है कि कॉफ ऑफ एक्स रहता है, तो ये डिफिनेशन जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 देखिए। द फंक्शन एफ एन टू एन, कोई फंक्शन है और नेचुरल टू नेचुरल पे डिफाइंड है ना, ये नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी एफ। तो इसमें कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि अब जब एफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो अगर एफ का वैल्यू 1 लेते हैं इधर नेचुरल नंबर, तो ये 2 हो जाएगा, 2 लेते तो ये 4 हो जाएगा, 3 लेते तो ये 6 हो जाएगा। तो देखिए सब का इमेज बन रहा है ना, तो निश्चित है कि हर एक एलिमेंट का फर्स्ट का अलग अलग इमेज है, 1 2 2 4। तो इमेज जब 1 1 हो जाए मैंने प्रत्येक का, तो ये 1 1 होगा। या आप सेकंड करते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स इन, देयरफॉर एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो ये हो गया 2x1 इक्वल टू x2 x1 इक्वल टू x2, यानी प्रत्येक के लिए अलग अलग इमेज बना। तो अब चेक करते हैं 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, लेट y इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 1/2y, है ना। जब भी ये डालेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, एफ हाफ वाई इक्वल टू 2 इंटू हाफ वाई, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, तो ये y हो गया, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो मेरा क्या हो जाता है 1 1 ऑन 2 बी ऑप्शन। अभी जब द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इनवर्स, है ना, फंक्शन, तो इन्वर्स होने के लिए, किसी फंक्शन को इन्वर्स होने के लिए आपको क्या होना होगा 1 1 ऑन 2 होना होगा। तो देखिए 1 1 कहने में प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होना चाहिए। यहाँ पर 1 का 10 है, 2 का भी 10 है, 3 का भी 10 है, 4 का भी 10 है, यानी कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो ये तो मेरा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। इधर कटिंग करते हैं, ठीक है। फिर इसका देखिए 5 4 है और 7 4, यानी 5 का भी 4 इमेज है, 7 का भी 4 इमेज है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 7 3 9 4 11 5 13, यानी इसका अलग अलग इमेज बन रहा है। तो ये मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये लेते हैं हम लोग 2 का 7 3 का 9 4 का 11 5 का 13, तो ये देखिए सबका इमेज बन रहा है, सेपरेट इमेज है, और इसका प्री इमेज भी बन जाएगा, तो ऑन टू भी हो जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है। तो ये मेरा होगा क्या हो जाएगा ये 1 1 ऑन टू, और इन्वर्स यही शो करेगा, ठीक है। इन्वर्स होने के लिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी जो है ये मेरा प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, 1 1 ऑन टू हो रहा है। चलिए 7 प्रॉब्लम, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स 1/√2। तो आप जानते हैं कॉस इन्वर्स जो है ये 0 से π/2 पाई है, ठीक है। तो अगर हम कॉस इन्वर्स, तो ये तो मेरा पॉजिटिव है ना, तो ये लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स कॉस π/4, तो ये आ गया π/4। चूँकि ये π/4 1/√2 को सेटिस्फाइड करता है 45 डिग्री, तो इसमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 प्रॉब्लम हो गया बच्चों, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ भी आप जानते हैं, चूँकि इसमें जो है आपका यहाँ पर सब प्लस है ना, तो ये 0 to 90 डिग्री है में आएगा, और यहाँ पर तो कॉस इन्वर्स है ना, साइन इन्वर्स यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ भी क्या होता है कॉसेक से साइन कॉसेक और टेन ये नेगेटिव होता है, बाकी सब में दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलिए इससे हम लोग π/4 जो है इसमें है नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ कॉट टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इस 1 -1 0, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है। अब देखिए आप जानते हैं कि ये कॉट है और ये टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, अगर ये एंगल सेम हो जाता है टेन कॉट में, तो ये मेरा होता है कॉट π/2, ठीक है। कॉट π/2 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, 90 डिग्री 0। ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े थे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, या आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस
कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इसी से ये आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी आंसर हो गया। ठीक है, 9 प्रॉब्लम कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 - x² 1 + x² इज tan इनवर्स x π/2 - 2 tan इनवर्स π/2 + 2। 4 ऑप्शन है। तो आप देखिए कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर हम यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x, और ये प्रॉब्लम है मेरा 1 - x² 1 + x², तो ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। और 11 में ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला से ये हम जानते हैं कि ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला। साइन इनवर्स है तो इसको cos को साइन में चेंज करने के लिए π/2 - 2 थीटा होता है। साइन साइन कैंसिल, इन्वर्स प्रॉपर्टीज से ये तो होता है π/2 2 थीटा, π/2 - 2 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। इसमें देखिए अब क्या होता है, कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, π/2 - 2 tan इनवर्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम 10 कहता है साइन इनवर्स -½ देन वैल्यू ऑफ x इज π/6 - π/6। तो ये देखिए हाफ है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू -½ तो साइन इनवर्स x है -½ तो ये जो है साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा मेरा -π/6, चूँकि हाफ है। और ये आप जानते हैं कि ये अल्फ़ा होता है 0 से π/2 और ये है 3π/2, तो ये -α होता है। यहीं पर जो होता है साइन इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x नेगेटिव होता है। ठीक है, यही नेगेटिव होता है। यहाँ पर तो कॉस होता है, कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, ये नेगेटिव होता है मेरा यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए -α यानी π/6 हो जाएगा, -π/6। तो ये मेरा हो जाएगा, जो देखिए ब्लैक से, ये मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कहता है x + y 2 1 x - y = 3 2 1 2। तो इक्वल मैट्रिक्स जब होता है x + y 2 1 x - y = 3 2 1 7, यानी क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है इक्वल होता है, यानी ये इसके इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल है, और ये आपके इसके इक्वल होगा। तो x + y = क्या हो गया 3 और x - y = हो गया 7। हम लोग मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये y कैंसिल, दैट इज 2x = 10 x = 5 हो गया। x का वैल्यू 5 निकला, ये होगा या फिर ये होगा। आप सेकेंड देते हैं, y निकालने के लिए किसी में भी डाल देते हैं। इधर तो लाइट आ रहा, x + y = 3, x का वैल्यू है 5 + y = 3, 3 - 5 यानी -2, यानी y का वैल्यू हो गया -2 और x का वैल्यू 2, यानी ऑप्शन डी आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 12 प्रॉब्लम जो है वो कहता है कि इफ़ a = 2 3 5 0 - 7 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप इसको जान रहे हैं बच्चों कि 2 3 5 0 - 7 2, इसमें 2 रो हो रहा है और 3 कॉलम हो रहा है ना, यानी 2 रो 3 कॉलम, 2:3 या 2/3 कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन है, कहता है बच्चों देखिए कि a है, a b फाइंड करना है। a मेरा है 1 1 2 3, b है 2 4 6, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 1:3 और इसका ऑर्डर है 3:1। तो देखिए ये 3 3 यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन वेरी करता है ना, एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1:2 2 2:4 8 3 × 6 18। ठीक है, अब इसके बाद कोई कॉलम ही नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 26 28, यानी 1:1 का बनेगा, ये आपका होगा ऑप्शन सी। 14 प्रॉब्लम देख, मैट्रिसेस A and B आर कन्फॉर्मल फॉर प्रोडक्ट AB, देन AB डैश
तो ए बी होल डैश ये प्रॉपर्टीज होता है, तो बी डैश ए होता है, ये हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते कहता है कि इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो सपोज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऐसा ले लीजिए, ए इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 5, है ना। तो जब ये मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं तो इसमें कहता है कि ए इज़ यूनिट मैट्रिक्स, ए डैश इक्वल टू आई, ये सिमेट्रिक होने के लिए शर्त क्या है। तो आप देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, माने ये सिमेट्रिक का एक एलिमेंट लेते हैं 2 3 5 3 6 -3 सॉरी 5 -3 और 1। देखिए ये हो गया। तो आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है, ये भी है। तो देख लीजिए आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम A1 2 3 है, तो A21 भी 3 है, A1 3 कितना है, देखिए ये जो है A21 इक्वल टू A31, ये 3 होता है, A1 3 इक्वल टू A31 भी 5 है। उसी तरह आप देख लीजिए आपका A23 इक्वल टू A32 जो है ये -3 है। तो ये भी एक तरीका है पहचानने का कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना। बट सिमेट्रिक होने के लिए एक चीज़ और अगर होता है, इसका ए डैश निकाल लीजिए, देखिए तो 2 3 5 कॉलम को रो बना रहे हैं, 3 6 -3 5 -3 1, देखिए ये दोनों सेम ही हो गया, इसका डैश देने के बाद सेम ही हो गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सी हो गया ऑप्शन 15 का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, उनका था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू लेना है, क्या है ऑप्शन है 0 4 2 -4। तो बच्चों इस बात को देख लीजिए कि कितना इजी प्रॉब्लम है। आपको सबसे बेटर क्या है, ये डिटरमिनेंट है 0 0 0 1 0 1 2 4। एक तो प्रोसेस है कि इस रो को लेते, इस एलिमेंट को लेते हैं तो रो कॉलम बंद करके इस तरह करते हैं, एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, इजी वे में, मैंने प्रोसेस एक्सपेंशन मेथड से ही है। तो ये अगर लीजिएगा तो हम क्या करते हैं, इस आपका सी से आर में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं 0 0 0 1 0 और 1 2 4। तो देखिए अगर 1 लेते हैं तो ये मेरा कितना था 1 0 2 4। जस्ट रो को कॉलम, कॉलम को रो, ये कोई भी हो जाता है, देख लीजिए ये किए तो ये अपने आप हो जाता है। तो ये मेरा हो गया आपका, ये 1 ले रहे हैं और ये -0 होगा, तो ये 0 0 1 4 और +0 ले रहे हैं, तो ये दोनों तो 0 ही होता है। डायरेक्ट आप सॉल्व कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं ताकि आप अदर प्रॉब्लम में सॉल्व कीजिए, समझिए इसको। 0 ले रहे हैं तो ये क्लोज हो गया 0 1 1 2, यानी देखिए जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट का रो कॉलम बंद करते हैं उसको लिखते हैं। तो ये एक्सपेंशन मेथड 1 हो गया, ये कितना होगा 4 -0 हो गया, और ये तो 0 हो गया, +0 खत्म, ये हो गया 4 आंसर। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों कि ये इक्वल डिटर्मिनेंट है दोनों का, है ना। तो कहता है इसमें से x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये आप जानते हैं 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1। ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाता है 3 - x² इक्वल टू, ये होता है 3 - कितना 4 2 = 8, है ना। तो आप देख सकते हैं x² 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है, तो x² इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू +-2√2। इजी मेथड है ये, इससे क्रॉस होता है, ये इससे, बीच का साइन माइनस होता है। आप इस फॉर्मूला को जानते हैं ABCD, अगर इसको सॉल्व करें तो AB - BC, ये मेथड है 2 ऑर्डर का, है ना। तो इससे क्या हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चा कहता है कि A = AIJ 2 × 2 देन KA = कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो तो ये फार्मूला होता है KA = K⁴ ऑर्डर इसका 2 है और ये हो गया A, ठीक है। तो इसको, तो ये तो ऑप्शन हो गया सी मेरा करेक्ट हो गया। इसको समझना है तो हम लोग कोई ऐसा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एग्जांपल है 1 2 4 2। तो ये अगर देखिए 2A = 4A, ये इक्वल होगा, है ना। तो देखिए पहले तो हम लोग A = है 2A ले लेते हैं। 2A मीन्स क्या हो गया 2 4 8 और आपका हो गया 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया। अगर इसका आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए
2484 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -24, ठीक है, -24। अब यहाँ पर पहले अब ए का डी ले लीजिए, ए का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, कितना होगा 1 2 4 2, तो ये देखिए कितना होता है 2 - 4 2 जा 8, ये हो गया -6। आपका निकलिए 4a, है ना, 4a इक्वल टू यही शो करना है, सो दैट 2a इक्वल टू 4a, जस्ट वैसा ही सवाल है बच्चों। ऑर्डर इसका 2 है, देखिए इसका भी ऑर्डर 2 है, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यानी ये जस्ट ऐसा हो गया 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू ए, है ना, 2 2 जा 4 हो गया। अभी आपको प्रूफ्ड भी कर देते हैं हम लोग 4a, तो 4a एक 4 है और a का वैल्यू है -6 -24, देखिए -24 आया था ना, इक्वल टू 2a मोड, समझ गया। तो इसलिए ये इस रूल से ये फॉलो करता है, इसका ऑर्डर 2 है तो इसलिए 2 टू द पावर 2 ये हो गया, ठीक है, 18 हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। 18 प्रॉब्लम कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप इस बात को जानते हैं कि कोई ट्रायंगल है, ए है x1 y1, इसका वर्टिसेस है b x2 y2 और c है x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होगा आपका हाफ डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1 और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसी आधार पे हम देखते हैं वर्टिसेस यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस तो आप जानते हैं, इस एलिमेंट को लिए तो इसको बंद करते हैं ये इससे, फिर इसको लिए तो ये इससे, इसको लिए तो ये इससे, ठीक है। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं कि एरिया क्या होता है। तो देखिए जगह नहीं रहने के कारण इसको मिटा देते हैं, इस फार्मूला को पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ना। अगर इसके अनुसार लेते हैं हम लोग तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया तुम्हारा हाफ, और ये देखिए x1 हो गया 3, ये हो गया -4 और ये हो गया 5, ये हो गया आपका y1 8 2 -1 और इधर 1 1 1। इसको सॉल्व आप करोगे हाफ, है ना, 3 ले रहे हैं, सॉल्व कीजिए, 3 बंद कर दीजिए, ये बंद है तो 2 1 जा 2 और -1 तो +1, ठीक है। फिर आप -8 ले लीजिए, ये क्लोज कर दीजिए और ये क्लोज कर दीजिए, तो -4 × 1 -4 और -5, फिर आप 1 ले लेते हैं, 1 ले, ये क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज कर दीजिए, कितना होगा -+4 1 और 10, ये हो गया। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया कितना 3 × 3 -8 और -9 और ये हो गया हाफ, 3 3 जा 9 और ये 72 और इधर हो गया -6, तो ये हो गया 1 to 75, तो ये हो जाता है 37.5 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो ये मेरा हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू, ये होता है आपका, देखिए ए आपका एडजॉइंट ए जो होता है इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए आई, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये एडजॉइंट का जो है क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = π/2, तो साइन x = π/2 पर ये कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, बट 10x जो है 10x अगर ये साइन बाय कॉस होता है cos x, तो आप जानते हैं कि ये अगर cos 90 जो है 0 होता है तो 1/0 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा π/2 पे, बाकी sin x cos x कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट इसमें, ठीक है। 10x जो है इसमें कंटिन्यूअस नहीं है π/2 पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बच्चों हम है 22, द वैल्यू ऑफ k विच मैक्स f(x) जो है ये 0 पे कंटिन्यूअस है, तो निश्चित कंटिन्यूअस होगा, तो LHL
RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो LHL में क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू f0 मीन्स k, और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस h साइन माइनस 1/h, ये भी लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाता है आपका h साइन 1/h इक्वल टू k। तो ये जानते हैं कि आप ये जो है साइन 1/h जो है, या माइनस जो भी ले लीजिए, है ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1/h हो जाएगा। और ये जो है अगर इसके साथ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, ये फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट नंबर, ठीक है। अब फाइनाइट नंबर में अगर और जब लिमिट लगाएंगे तो इसका वैल्यू तो फाइनाइट है, बट ये क्या होगा, 0 होगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 होगा, k 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ये कंटिन्यूटी है बच्चों, देखिए k का वैल्यू निकालना पहले से कंटिन्यूअस ही ये कहता है, हालांकि वैल्यू देखिए दोनों का सेम ही वैल्यू आ रहा है, k और k इसका है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये नेचर कहता है इसका, प्रॉब्लम कहता है कि कंटिन्यूअस एट एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल होता है। आपको निकाल के लेफ्ट क्या निकलेगा, राइट क्या निकलेगा, देख लिए हम लोग, चूँकि ये जो जैसे लिमिट लगाते हैं दैट इज साइन 1/h इज लिमिट h टेंस टू 0 इज ए फाइनाइट नंबर, कोई फाइनाइट नंबर चूँकि इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, 0 0, तो k इक्वल टू 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, चूँकि f(x) इक्वल टू f(x) mod x है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 -1 0 5, क्या इस पर नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसमें देखते हैं कौन ऐसा है। तो हम सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 0, 0 ही लगता है नॉट डिफरेंशिएबल होगा, चूँकि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, हाँ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बाय माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f0 प्लस h माइनस f0 बाय h। तो अगर इस ढंग से सॉल्व करते हैं तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा माइनस h, तो माइनस h डालेंगे हम लोग, तो ये हो गया मॉड माइनस h माइनस f0 का वैल्यू मॉड 0 0 बाय माइनस h, इधर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और fh मीन्स h माइनस 0 बाय h। ये सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाता है h बाय माइनस h, इधर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h, तो ये हो गया मेरा कैंसिल हो गया, तो ये बचा -1, इधर 1, और ये दोनों -1 और 1 इक्वल नहीं है, तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पॉइंट पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और किसी भी नंबर पे लीजिए वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अलग अलग इक्वल हो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 1 पे लीजिए तो 1 माइनस h करेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 0 ही एक ऐसा है जिस पर कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता। हमने दोनों का वैल्यू निकाला, पहले इक्वल निकाला, बट देखते कि -1 आ रहा है इधर और ये 1 हो रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 24। तो ये 24 प्रॉब्लम कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ √10x, तो डेरिवेटिव ऑफ √10x है dx, तो रूट का डेरिवेटिव पहले 1/2 √x होता है, √x का डेरिवेटिव, और 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो ये मेरा हो जाता है sec स्क्वायर x बाय 2 √10x, तो इसमें ऑप्शन हो जाता है ए करेक्ट। देख लें, इस पर 2 फंक्शन है, √x का 1/2 √x होता है, तो √x x का प्लेस पर 10x है, तो 2 √10x और 10x का sec स्क्वायर x, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। 1/2 √10x ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी करेक्ट, ये है ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम। 25 कहता है कि इफ़ 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स देन dy/dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव खोजता है x के रिस्पेक्ट में, तो 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy/dx, तो ये कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें से अगर डेरिवेटिव कीजिएगा तो x के रिस्पेक्ट में ये हो गया dx + 3 dy/dx इक्वल टू d साइन x/dx, तो ये तो मेरा 2 होता है, इसका 1 हो गया, इधर +3 dy/dx इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, सभी बच्चे जानते हैं, 3 dy/dx इक्वल टू cos x -2, इस 2 को इधर ले आए, 2:1 है,
तो ये मेरा हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 26 प्रॉब्लम है कि डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन है -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी है 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स, ये होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये होता है डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कैंसिल, बचा 2 थीटा, तो डी बाय डी एक्स और 2 कांस्टेंट है, अगर इसको बाहर कर दिए तो थीटा का वैल्यू होता है टेन इनवर्स एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स। इससे तो ये मेरा हो जाता है 2 तो है ही है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी वे में बच्चों हम सॉल्व कर लिए। देखिए हमने कहा था कि 2 tan इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स है ना, और नहीं तो फिर ये प्रोसेस लगाना होगा। इस प्रोसेस से भी वही आया 2 tan इनवर्स एक्स आया है ना, इसमें 2 बाहर किए डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, 26 का आंसर डी हो गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हम 27 कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ log 5x, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ log x जानते हैं ना, नेचुरल लॉग का अगर ई बेस होता तो मेरा डेरिवेटिव 1/x होता, तो इसको चेंज ऑफ बेस से फॉर्मूला है 5x इक्वल टू लिख सकते हैं log 5e इंटू log ex। तो ये 5e कांस्टेंट है ना, तो ये मेरा d बाय डी एक्स लॉग 5e इंटू लॉग ई एक्स, तो log 5e कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए हम लोग log 5e है ना, d बाय लॉग ई एक्स कहिए या x कहिए है ना, 5e और इसका होता है 1/x। चूँकि ये होता है कभी कभी आप देखोगे ये 1/5 भी कह सकता है, इसका जो डेरिवेटिव ऐसा भी हो सकता है कि 1/log 5 x log 5, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये है तो आप इस ऑप्शन को सी ऑप्शन रख सकते हैं हम लोग 27 का। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है बच्चों, ये भी मेरा डेरिवेटिव का है ना, तो ये है डी ई एक्स क्यू बाय डी एक्स। ये चेंज रूल से हम लोग इसको डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं है ना, चेन रूल से। तो यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक है, तो पहले ई का करेंगे, तो ई का डेरिवेटिव तो यही हो गया। अब बचता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ़ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 है और डबल डेरिवेटिव, तो x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो पहले ये x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया 20 x टू द पावर 19। अगेन इसको डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ये तो 20 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 19 x टू द पावर 19 माइनस 1, तो ये 20 इंटू 19 एक्स टू द पावर 18, ये हो गया 380 एक्स टू द पावर 18। देखिए कौन सा ऑप्शन है 380 एक्स टू, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, देखिए पॉज करके वीडियो को है ना नोट करते जाइए। और चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम कहता है x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 4/t देन dy बाई डी एक्स, यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए इसका पैरामीटर t है, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं है ना, इधर y इक्वल टू 4/t, तो dx बाय dt, सॉरी dt, इधर हो गया 4 कांस्टेंट हो गया dt बाय dt, ये हो गया dy बाय dt
dt, और ये हो गया 4 कांस्टेंट हो गया d/dt 1/t। तो ये तो मेरा हो गया 4 × 1, तो ये निकला 4, और इधर dy/dt आपका निकल जाता है इतना 4, 1/t का होता है -1/t², तो ये हो गया -4/t²। आपको निकालना dy/dx, तो आप इसको लिख सकते हैं dy/dt और dx/dt, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया -4t², और इसका कितना हो जाता है dx/dt 4 हो गया, है ना। तो ये मेरा होता है -4/t² इंटू 4, सॉरी 1/4, ये कैंसिल हो गया, तो -1/t², -1/t² किस में है बच्चों, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 31 प्रॉब्लम है। 31 प्रॉब्लम को बनाने से पहले बच्चों, अगर हम जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं और फुल्ली इसका एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो दोस्त जो आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है उसको भी फ़ायदा हो, और लाइक भी कीजिए वीडियो को, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी है रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स न्यूट्रल फंक्शन का हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वीडियो बना के डाल दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 31 स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेट मेजर से प्रॉब्लम है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, किसका, पैरामीटर ऑफ द सर्कल। तो ये देखिए, अगर p पैरामीटर है, ठीक है, और r जो है सर्कल का रेडियस है ना, तो कहता है ये सर्कल है, आप जानते हैं ये r है, और ये पैरामीटर है, ठीक है। तो पैरामीटर होता क्या है, पहले देखिए, ये होता है 2πr। अब कहता है कि पैरामीटर का जो है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, r के रिस्पेक्ट, dp/dr, ये 2π, ये हो गया dr/dr, तो ये हो गया 2π, ठीक है। जबकि r का वैल्यू 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे r जो है मीनिंगलेस है ना, r का कोई मतलब नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो ये मेरा होता है कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 2π, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 32 देखते हैं। 32 प्रॉब्लम कहते हैं इन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये कोई क्यूब है ना, अगर इसका एज x मान लिया जाए, है ना, तो x मानते हैं, तो ये कहता है कि इसका क्यूब का जो है एज है वो बढ़ रहा है ना। तो सपोज लेट ऐसा करते हैं, x = एज हो गया, और क्या होता है v = वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये कहता है कि ये प्रॉब्लम में कहता है इसका जो dx/dt है वो है 10 सेंटीमीटर/सेकेंड, और x जो है वो है x = 5 सेंटीमीटर, है ना, लंबा है, x का वैल्यू दिया हुआ है। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो कितना होता है, x³ यानी एज क्यूब होता है। इसको समय के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए, तो ये हो गया 3x² dx/dt, ये हो गया 3x का मान हो गया 5, और dx/dt कितना है 10, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3 × 25 × 10, तो ये कितना होता है 750 सेंटीमीटर/सेकेंड, 750, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 33 देखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में जो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कौन कौन सा फंक्शन, ये है, ये है, ये है, आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए कि अगर f(x) = cos x है, तो f' से निकालिए, तो ये होता है -sin x, और x का कोई भी वैल्यू 0 से 90 के बीच में डाल दीजिए। सपोज हम x = 30 डालते हैं, तो 30 क्या होता है, -½ होता है, -½ क्या हो गया, ये जो मेरा है, अगर x = π/6 डालते हैं, तो f' π/6 जो है ये मेरा हो गया -sin π/6 और -½ तो
तो ये मेरा क्या हो गया, 0 से छोटा नेगेटिव हो गया, तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एक नंबर। दूसरा जो है एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x डालिए, इसका एफ डैश निकालिए, तो ये भी हो गया -2 कॉस साइन 2x। अगर मान लिया जाए कि x का वैल्यू 60 डालते हैं तो क्या हो जाता है, 2π/3 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री का वैल्यू भी हाफ होता है ना। अगर x इक्वल टू हम ले लेते हैं π/3, तो एफ डैश π/3 -2 साइन 2π/3, और ये होता है -2 इंटू हाफ, ये भी -1 और ये भी नेगेटिव है ना। तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग 2 नंबर भी डिक्रीजिंग हो गया बच्चों। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं हम लोग। चलिए थर्ड के लिए थर्ड चेक करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका एफ डैश इक्वल टू माइनस साइन 3x, और इधर हो गया 3। तो अगर आप इसका वैल्यू कुछ भी डाल दो, 0 से 90 डिग्री अगर डालते हैं हम लोग, तो एफ डैश क्या डालते हैं, 60 डालते हैं, तो 60 डालते हैं तो π/3, तो ये हो जाए -3 साइन पाई। साइन पाई का मान 0 हो जाता है ना, साइन 180 डिग्री 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाता है, इससे तो साइन का पता नहीं चलता है। तो 60, कुछ और ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं है ना, तो 90 ले लेते हैं, तो ये मेरा होता है 3π/2 है ना, तो ये हो गया माइनस, और 3π/2 270 डिग्री -1 होता है इसका, -1 यानी कि ये हो गया 3 0 से बड़ा हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। 10 भी हो जाएगा उसी तरह। तो देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन में आपका जो है ये एक नंबर भी हो रहा है, यानी ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए ए बी आपका ये दोनों डिक्रीजिंग में हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या बताएं, चूँकि आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है ये मॉडल सेट में दिया हुआ है, इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ए और बी दोनों क्या है, 0 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है, बाकी ये सारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो देख लिए हम लोग चेक करके, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, इसलिए ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि द फंक्शन f(x) 10x - x, ये कहता है ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर डिक्रीजिंग, कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा है ना। ये कहता है कभी कभी इंक्रीजिंग, कभी कभी डिक्रीजिंग, तो इसमें हमेशा जो होता है ये फंक्शन है ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन हो गया ए। तो देखिए अगर हम एफ डैश एक्स ले लेते हैं तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। अगर मान लिया जाए कि हम कोई भी नंबर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 60 पर ले लेते हैं, एफ डैश 60 डिग्री π/3, तो सेक स्क्वायर π/3 -1, तो सेक कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो इसका क्या होता है 2 स्क्वायर -1, तो 4 -1, ये 3 हमेशा 0 से बड़ा होता है। कोई भी आप नंबर ले लो, तो ये किसी भी वैल्यू जो होता है उस पर क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है ये फंक्शन। ठीक है, चलिए 35 प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। 35 प्रॉब्लम कहता है कि द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x4 है ना, -2x + 1, तो ये लिख देते हैं बच्चों, देखिए 4x4 -2x + 1, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं है ना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4x³ है ना, -2 × 1 + 0, तो ये हो गया 16x³ - 2। तो बच्चों देखिए कि एफ डैश एक्स हम लोग फाइंड कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 16x³ - 2 = 0 हो जाएगा, तो ये 16x³ = 2 हो जाएगा, x³ = हो जाएगा 2/16, तो x³ = हो गया 1/8, 1/8 हो गया, तो x = क्या हो जाएगा, x = 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप देख लिए कि x = 1/2 हो गया। अब ये कहता है कि 1, तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब या तो ये होगा
हाफ से छोटा होगा या x हाफ से बड़ा होगा। तो चलिए एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं बच्चों। देखिए ये हाफ हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। तो हाफ से बड़ा कोई भी नंबर डाल दो एफ डैश एक्स, क्या करें 2 डालते हैं 2 डालते हैं तो ये क्या होता है पॉजिटिव नंबर हो जाता है। एफ डैश एक्स हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर मेरा क्या हो गया पॉजिटिव और इधर क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो डिक्रीजिंग तो इस पार्ट में हो गया, इंक्रीजिंग क्या हाफ से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी हाफ से बड़ा कोई भी नंबर डाल सकते हैं हम लोग, है ना। हाफ है तो 1 डालते हैं, तो 1 भी डालते हैं तो क्या हो गया 16 - 2 यानी 14 होता है। और 14 ग्रेटर देन होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं 8x = 1, है ना, x = 1 तो एफ डैश 1 हो जाएगा 16 - 2 यानी 14 और 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हाफ से बड़ा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 36 देखते हैं। 36 कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। किसी कर्व है, वो कर्व है y = 3x4 - 4x। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी dy/dx फाइंड कर लीजिए आसानी से। ये हो गया 4x³ - 4:1, तो ये हो गया 4 × 3 = 12x³ - 4, है ना। तो स्लोप निकालने का रहा, स्लोप 8x = 4, तो dy/dx 8x = 4 जब डालते हैं तो ये हो गया 2 4³ - 4, ये हो गया 12, है ना। तो इधर कितना होता है 4 × 4 × 4 16 64 64 - 4 12 × 48 4 72 76, है ना। 768 - 4 ये हो जाएगा 764, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चों। ठीक है, स्लोप निकालना कोई बहुत आसान है, dy/dx निकाल लीजिए और जिस भी पॉइंट पे कहता है उसका वैल्यू डाल दीजिए, उसका स्लोप हो जाएगा। चलिए 37 नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = 2x² + 3 sin x at x = 0। ये नॉर्मल का स्लोप, तो ये क्या था पहले टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, तो वही प्रोसेस वही है 2x³ + 3 sin x तो इसका जो x के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं तो 2, इसका हो जाता है 3x² + 3 sin x का cos x, तो ये हो गया 6x² + 3 cos x। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है dy/dx एट x = 0, तो 6 × 0 + 3 cos 0। ठीक है, तो ये 0 + 3:1, ये हो गया 3, तो ये मेरा हो गया टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना होगा नॉर्मल तो कहेंगे -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x = 0 यानी -1/3, तो ये ऑप्शन हो गया मेरा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = sin x। अगर किसी कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन आपको लिखना है तो अगर मान लीजिए कि x1 y1 है ना, कोई पॉइंट है जिस पे कर्व का नॉर्मल का समीकरण लिखेंगे y - y1 - 1/dy/dx स्लोप x1 y1 पे और x - x1, ये मेरा फॉर्मूला होता है नॉर्मल का इक्वेशन, है ना, x1 पे। तो यहाँ पर 0 0 है, बट पहले हम क्या निकालना स्लोप निकालना है। तो ये y = क्या है बच्चों देखिए तो sin x, इसका dy/dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, और इसका जब स्लोप निकालना है स्लोप 8 0 0 तो dy/dx 0.00 ये हो जाता है cos 0 = 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे अगर बैठाते हैं तो पॉइंट मेरा क्या है 0 0 है, तो ये हो गया y - 0 बराबर ये हो गया -1/1 x - 0। चूँकि dy/dx हम लोग निकाले 0 0 पे कितना निकाले -1 निकाले, सॉरी 1 निकाले, तो ये हो जाता है कितना -1 होता है। तो y = -x, तो y - x y, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x + y = 0। चलिए ये मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 39। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = x + 1/x। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो निश्चित है कि अगर इसका डबल डेरिवेटिव जो है अगर क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है मेरा f(x) = x + 1/x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है 1 - 1/x²। x का 1 हो गया और 1/x का -1/x²।
अगर इसका डबल डेरिवेटिव आप निकालोगे तो ये होता है 0 और इसका हो जाता है -2/x², यानी ये हो जाता है 2/x² पॉजिटिव। ठीक है, पुट f डैश x इक्वल टू 0। जब 0 करते हैं तो 1 - 1/x² इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1/x² इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ±1। ठीक है, अब जो है x इक्वल टू ±1 है तो x इक्वल टू 1 लेते हैं, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे लेते हैं, चूँकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसलिए -1 लेते हैं हम लोग, -1 लेते हैं तो f डबल डैश -1 ये हो जाता है 2/-1 का होल स्क्वायर, यानी ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया x इक्वल टू तुम्हारा -1/x², तो 2/x³ हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा हो गया x³। ठीक है, तो ये मेरा होता है क्यूब, तो ये मेरा होता है -2 और ये होता है <0, यानी कि x इक्वल टू -1 इज मैक्सिमम पॉइंट निकले। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जो फंक्शन है मेन फंक्शन में डाल देते हैं f -1 -2, मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाता है -2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम और इस सेट का लास्ट प्रॉब्लम 40 देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक, कहता है मिनिमम वैल्यू, इसके पहले 39 में मैक्सिमम वैल्यू का रहा था, सेम फंक्शन है, तो उसी तरह आपने डेरिवेटिव किया और f डबल डैश का वैल्यू f डैश x डबल डैश x का वैल्यू क्या निकाला, 2/x³ निकाला, तो f डैश x 0 किए, तो जैसा कि पहले प्रॉब्लम था x का वैल्यू +-1 निकला, तो -1 पे तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अगर +1 हम लोग लेते हैं, चेक करते हैं, देखिए x इक्वल टू +1 पे अगर ले लेते हैं हम लोग, तो +1 पे मेरा हो जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू कितना 2/3, यानी 2 0 से बड़ा, तो ये x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो गया, तो मिनिमम पॉइंट शो कर दिया 1, तो मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं, मिनिमम वैल्यू 1 + 1/1 यानी 1 + 1 2। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ये सवाल है एनसीईआरटी में, ऐसा सवाल है किसी फंक्शन में पूछता है कि सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू से तो जान रहे 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 39 में क्या निकला, -2 निकला, तो ये प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी का यहाँ पे इसी को 2 पार्ट में कर दिया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि 1 से 40 तक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं सेट 3 के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।